हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रिंस तिवारी एंड आज का टॉपिक है हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछा जाए मैकेनिकल इंजीनियर से पूछा जाए कि फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है, तो सबसे पहला वो नाम लेता है थर्मोडायनेमिक्स। 99% स्टूडेंट यही बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एक ग्रीक वर्ड को मिलाकर के बना हुआ है, जिसका कि डायरेक्टली मीनिंग थर्म का डायरेक्टली मीनिंग होता है हीट, थर्म का डायरेक्टली मीनिंग होता है हीट एंड डायनेमिक्स का डायरेक्टली मीनिंग होता है पावर। डायनेमिक्स का डायरेक्टली मीनिंग होता है पावर, और पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वर्क को टाइम के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वही होता है मेरा पावर। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं इज द वर्क, लेकिन कितना टाइम में पढ़ते हैं, कितना देर में पढ़ते हैं, दिस इज द पावर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर रनिंग कर रहा है 10 किलोमीटर, मान लो रनिंग कर रहा है वो, तो रनिंग तो 10 किलोमीटर सब कोई कर लेगा। कोई 1 घंटा में करेगा, कोई 2 घंटा में करेगा। तो जो 1 घंटा में कर रहा है उसका पावर ज्यादा होगा, जो 2 घंटा में कर रहा है उसका पावर कम होगा। वहां पे वर्क क्या हो गया? 10 किलोमीटर, लेकिन पावर क्या हो गया? 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर इज द पावर। तो वहां पे तुम्हारा पावर क्या हो गया? 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क क्या है कि कितना आप लोग काम करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, लेकिन कितना देर में वो काम करते हैं, कितना देर में वो पढ़ाई करते हैं, दैट इज वर्क। जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लो, गेट ले लो, एसएससी जेईई ले लो, स्टेट लेवल एग्जाम ले लो। एग्जाम तो सबको ही निकालता है, सबको ही पढ़ता है एग्जाम के लिए, लेकिन कितना देर में वो पढ़ता है, कितना दिन में निकालता है वो है पावर। कोई बंदा 1 साल में एग्जाम क्रैक कर लिया, किसी को 2 साल लगता है। क्या एग्जाम करने में वो दूसरा पढ़ा होगा, ये दूसरा पढ़ा होगा? नहीं, वर्क सबका सेम है, पावर डिफरेंस है। वर्क सबका सेम है, पावर डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। कोई 1 साल में निकाला बंदा, दूसरा बंदा 2 साल में निकाला, तो जो 1 साल में निकाला उसका पावर ज्यादा है। उसी वर्क और पावर को इसी तरह से अगर समझेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक्स एक ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है, समझ गए? वर्क और पावर। थर्मोडायनेमिक्स एक ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है हीट एंड पावर, मींस हीट एंड डायरेक्टली बोलेंगे तो वर्क। हीट एंड वर्क दोनों ही एनर्जी के फॉर्म होते हैं, हीट एंड वर्क दोनों ही एनर्जी के फॉर्म होते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज एनर्जी? फिर एनर्जी क्या है? एनर्जी को किसी ने आज तक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया, किसी ने आज तक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया। सारे बोलते हैं कि इट इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता है, फलना है, ढेकना है, ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन एनर्जी का कोई आज तक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया। फिर अगर सिंपलेस्ट वे में बात किया जाए कि एनर्जी है क्या, तो फिर एनर्जी है क्या? एनर्जी इज द कॉज ऑफ समथिंग चेंजेस। बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसके बाद समझा दूंगा। एनर्जी इज द cause for something changes. Energy is the cause of something changes, मतलब किसी भी चीज में बदलाव का कारण है एनर्जी। जैसे ये मेरा मार्कर है, ये है वर्टिकल पोजीशन में, मैं इसको टर्न कर दिया हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। To change its position from vertical to horizontal, the reason behind this is energy. ये केवल और केवल एनर्जी के कारण हो रहा है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और आप लोग कुछ समझ रहे हो, My internal energy is converted to some other form of energy to you. अगर आपके माइंड में कुछ चेंज हो रहा है तो वो मेरे एनर्जी के कारण हो रहा है। जैसे कि मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, बोर्ड पे कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, इस बदलाव का कारण है एनर्जी। अगर सिंपलेस्ट वे में एनर्जी का बात की जाए तो एनर्जी इज द कॉज फॉर समथिंग चेंजेस। किसी भी चीज में बदलाव का कारण है एनर्जी। तो यहां तक एनर्जी समझ में आ गया। बात की जाती है हीट एंड वर्क की,
बात की जाती है हीट एंड वर्क की एनर्जी के फॉर्म में, हीट एंड वर्क दोनों ही एनर्जी के फॉर्म है, लेकिन हीट को लो ग्रेड एनर्जी बोला जाता है और वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे हीट को लो ग्रेड एनर्जी बोला जाता है, लो ग्रेड एनर्जी बोला जाता है, और वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी बोला जाता है। ऐसा क्यों है कि लो ग्रेड एनर्जी बोला जाता है हीट को और वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी बोला जाता है? ड्यू टू अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स के 5th या 6th चैप्टर में है, जो कि वहां डिटेल से मैं वीडियो बना दूंगा उसके बारे में। अभी के लिए इतना समझ जाइए कि अवेलेबल एनर्जी का मतलब है कि हीट, अगर कोई एनर्जी है उसमें से आप कितना वर्क को निकाल लेते हैं, उसमें कितना अवेलेबल एनर्जी है जो कि वर्क में ट्रांसफर होने के लिए मौजूद है, तैयार है, उसी को बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। मान लीजिए 100 किलो जूल ऑफ हीट है, हीट के फॉर्म में एनर्जी है 100 किलो जूल, इसमें से कितना एनर्जी तैयार है वर्क में कन्वर्ट होने के लिए, उसी को बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। ओके, सो यहां पे लो ग्रेड एनर्जी हीट को इसलिए बोला जाता है क्योंकि हीट वर्क के कंपैरिजन में, हीट में वर्क के कंपैरिजन में जो अवेलेबल एनर्जी होता है वो लो होता है, और वर्क तो वर्क ही है। इसलिए बोला जाता है कि हीट को वर्क में 100% कन्वर्जन नहीं किया जाता है। अगर 100 किलो जूल ऑफ हीट है तो उसको 100 किलो जूल ऑफ वर्क में हम लोग कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते हैं। उसमें अवेलेबल एनर्जी उतना नहीं होता है हीट में जितना कि वर्क में होता है, इसीलिए वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी बोला जाता है और हीट को लो ग्रेड एनर्जी बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा बार इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि हीट को लो ग्रेड एनर्जी क्यों बोलते हैं और हाई ग्रेड एनर्जी वर्क को क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द अवेलेबल एनर्जी। हीट में अवेलेबल एनर्जी कम होता है और वर्क में अवेलेबल एनर्जी ज्यादा होता है। अगर आपको अवेलेबल एनर्जी को समझना है तो एक बात और समझो, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। अगर तुम गए दिन भर के थके हुए रूम में, पूरे सिटी में घूमे और रूम में गए, रूम में जाने के बाद रूममेट को मात्र एक सेंटेंस बोले कि आज हमसे खाना पीना नहीं बनेगा, आज हमसे खाना पीना नहीं बनेगा, भाई मैं थक गया हूं, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तो क्या सही में तेरे अंदर एनर्जी नहीं था? ऐसा नहीं है, तेरे अंदर अवेलेबल एनर्जी खत्म हो गया है जो कि तुम वर्क नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी खत्म हो गया है, तुम्हारे अंदर अवेलेबल एनर्जी खत्म हो गया है। जो तुम बोल रहे हो ना कि आज खाना पीना नहीं बन पाएगा भाई, तुम मेरे बदला बता, मेरे अंदर एनर्जी खत्म हो गया है, तो तुम एनर्जी वर्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे अंदर अवेलेबल एनर्जी खत्म हो गया है, उसको बूस्टअप करने के लिए कुछ चाहिए। तो फिर तुम्हारा दोस्त क्या बोलता है? दोस्त बोलता है कि चलो भाई बगल में दुकान है, 5 रुपया का एक केक खिला देते हैं और तुम्हारा एनर्जी बूस्टअप हो जाएगा। और जबरदस्ती तुमको लेके जाएगा और 5 रुपया का एक केक खिलाएगा और तुमसे बर्तन भी धुलवाएगा, यानी तुम्हारा एनर्जी को अवेलेबल एनर्जी में वो 5 रुपया में कन्वर्ट किया। ओके, सो दिस इज द अवेलेबल एनर्जी, दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी। अगर हीट एंड वर्क को देखा जाए तो हीट एंड वर्क दोनों ही एनर्जी के फॉर्म होते हैं, सबसे पहला बार में बताया था। तो फिर हीट क्या होता है? इसके बाद हीट को मैं बताता हूं, HEAT हीट। हीट एनर्जी के फॉर्म होते हैं जो कि वन स्टेट से दूसरे स्टेट, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सारा कुछ डिस्कस लेटर किया जाएगा, सिस्टम सराउंडिंग सारा कुछ। अभी के लिए समझो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है एनर्जी का फॉर्म due to temperature difference. Heat is the form of energy which transfer from one state to another state, or from system to boundary due to temperature difference. अगर वर्क को बोला जाए कि वर्क क्या है, तो वर्क भी एनर्जी के फॉर्म होते हैं जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग जाते हैं, नॉट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो मैं सिस्टम हूं, मैं एक अदर स्टेट हूं, मैं इस पेन को उठाया, मतलब इस वेट को लिफ्ट किया, मतलब मेरे अंदर जो एनर्जी था वो कहां पे ट्रांसफर हो रहा है? इस वेट को लिफ्ट करने में। लेकिन क्या यहाँ पे लिफ्ट करने में कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है क्या? नहीं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे? वर्क।
अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता है एनर्जी ट्रांसफर के कारण तो उसी को बोल देते हैं हीट। इसलिए हीट को बोला जाता है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रॉसेस द बाउंड्री और विच ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और वर्क को बोला जाता है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रॉसेस द बाउंड्री और ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट नॉट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, नॉट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में, अभी केवल इंट्रोडक्शन यहां पे दे रहे हैं। सिस्टम वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, सिस्टम वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, वो होता है सिस्टम। उसके अलावा जो भी यूनिवर्स में है वो है सराउंडिंग। और सिस्टम एंड सराउंडिंग को एक इमेजिनरी सरफेस के द्वारा जो सेपरेट किया जाता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। बस आज के लिए इतना ही समझो। नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल में बताऊंगा कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, बाउंड्री भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, मूवेबल भी हो सकते हैं, स्टेशनरी भी हो सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो। हीट एंड वर्क हम लोग समझ लिए। हीट एंड वर्क समझते वक्त एक चीज पे ध्यान दो, एक टर्म आता है टेम्परेचर, एक टर्म आता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि थर्मोडायनेमिक्स को बाकी साइंस से अलग करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस बात को बहुत ही गौर से सुनना। टेम्परेचर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो थर्मोडायनेमिक्स की बाकी साइंसेस से अलग करते हैं। लोग बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर साइंस वाले, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल वाले सारे बोलेंगे कि मेरा थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन विदाउट thermodynamics no one can exist because thermodynamics are defined by a property called temperature। वो टेम्परेचर के कारण एक अलग हुआ है थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट। और बोला जाता है कि वर्ल्ड में जो भी चीज एग्जिस्ट करता है उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए। तो आइए टेम्परेचर के बारे में सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि थर्मोडायनेमिक्स के बाकी साइंसेस से अलग करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, मिटाते हैं इसको और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर, यहां पे लिखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो ये टेम्परेचर और एनर्जी दोनों ही एक ही तरह का चीज है। एक ही तरह क्यों बोल रहे हैं कि ना तो एनर्जी किसी ने आज तक एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया और ना तो टेम्परेचर को किसी ने एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया। टेम्परेचर में को डिफाइन करने के लिए बुक टू बुक वेरी होता है। टेम्परेचर को इस तरह बोला जाता है कि इट इज ए डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। क्या ये बोलना सफिशिएंट रहता है? क्या ये बोलना सफिशिएंट रहता है? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसका साफ मतलब है, हॉटनेस और कोल्डनेस कहने का मतलब कि डायरेक्ट ये किसी न किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन कर रहा है। डायरेक्टली ये किसी न किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन कर रहा है। किसी बुक में लिखा हुआ था कि टेम्परेचर को हम लोग सेंस भी कर सकते हैं। वी कैन सेंस द टेम्परेचर, वी कैन सेंस द टेम्परेचर। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मान लो कि आज मैंने बोला कि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो मैंने सेंस किया अपने स्किन के द्वारा कि हाँ, आज महसूस किया कि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। लेकिन मैं ये कैसे जाना कि आज बहुत गर्मी है? मैं आज ये कैसे जाना कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है? मैं किसी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तभी बता पाऊंगा। एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जो कि रूम टेम्परेचर होता है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है। उसके कंपैरिजन कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब उसके मुकाबले मेरा टेम्परेचर आज के दिन का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो टेम्परेचर हमेशा जब भी देखोगे तब कंपेरेबल चीज है। टेम्परेचर हमेशा एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। उसके साथ साथ ये बोला जाता है कि वी कैन सेंस द टेम्परेचर, मतलब हम लोग टेम्परेचर को सेंस भी कर सकते हैं, टेम्परेचर को सेंस भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ना ये सेंस वाली बात फेल कर जाती है। जैसे कि अगर तुम क्लासरूम में बैठे हुए हो, क्लासरूम में जो बेंच डेस्क बना है वो लोहा और लकड़ी दोनों का बना हुआ है। लोहा का फ्रेम रहता है, लकड़ी का पटरा रहता है।
तुम कभी जाना क्लासरूम में और उसको सेंस करके देखना, मतलब छू के देखना, क्या लोहा और लोहा और लकड़ी, आयरन का बना हुआ मेटल आयरन और लकड़ी दोनों ही रूम टेम्परेचर पे ही मेंटेन होते हैं, मतलब सेम टेम्परेचर पे। लेकिन जब तुम उसको छूओगे तो लोहा तुमको लगेगा कि उससे ज्यादा ठंडा है, लोहा तुमको क्या लगेगा कि लकड़ी से ज्यादा ठंडा है। लेकिन क्या वो दोनों ठंडा होते हैं क्या? नहीं, दोनों ही रूम टेम्परेचर पे मेंटेन होते हैं। लेकिन जब सेंस करने गए तो हमको क्या लगा कि लोहा ज्यादा ठंडा है लकड़ी के मुकाबले में। तो यहाँ पे सेंस वाली बात ना कभी कभार फेल कर जाती है। यहाँ पे भी अब अंदर में कौन सा इफेक्ट हो रहा है लोहा में, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेंस वाली बात यहाँ पे फेल हो गई। लेकिन कुछ कुछ बुक लिखता है कि वी कैन सेंस द टेम्परेचर, लेकिन सेंस वाली बात ना कभी कभार फेल हो जाती है। टेम्परेचर को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, टेम्परेचर इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और ये है कंपैरिजन वाइज विद स्टैंडर्ड वैल्यू। यह है पूरा टेम्परेचर की कहानी। टेम्परेचर में एक टेम्परेचर आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बहुत ही गौर से देखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन में होता है। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था, और इसको ऐसे लिखा जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पॉजिटिव टेम्परेचर होता है, इसीलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 अगर जोड़ दोगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये निगेटिव में भी है तो जाकर के पॉजिटिव में आ जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अब ये एक चीज बताओ, यहाँ पे मात्र एक चीज गौर करने वाला है, ये सारे आदमी जानते हैं कि अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड को तो उसमें 273.15 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मात्र एक चीज हमको बताओ कि व्हाई ओनली 273.15। दिस वन इज इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आखिर क्या वजह हुई होगी कि केवल 273.15 ही ऐड करेंगे। यहाँ पे 300 भी तो ऐड कर सकते थे तो भी तो पॉजिटिव ही आता, 500 भी ऐड कर सकते थे तो भी पॉजिटिव ही आता। तो क्या वजह हुई होगी कि 273.15 ही ऐड करना पड़ा हमको। ध्यान से सुनो एक बात, केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किसी भी बॉडी का लोएस्ट टेम्परेचर कितना जा सकता है। जब उन्होंने लाखों करोड़ों बॉडी के एक्सपेरिमेंट किया तो उनको जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर मिला जहां की बॉडी के मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाते थे, मतलब मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी नहीं बचता था, तो वहां पे केल्विन क्या फाइंड किए, जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है वो 273.15 डिग्री सेल्सियस है। क्या फाइंड किया केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने कि जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जहां की मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द बॉडी स्टॉप हो जाता था, मतलब बॉडी में किसी भी प्रकार का एनर्जी नहीं बचता था। आखिर वो फाइंड कैसे कर रहे होंगे? बॉडी से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके सराउंडिंग में भेज रहे होंगे। जब एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, कोई भी एनर्जी नहीं बचा तो उसका मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो गया, और वहां पे उन्होंने टेम्परेचर को मेजर किया तो वहां पे नापा कि सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर उनको मेंटेन हुआ, सबसे ज्यादा बार मेंटेन हुआ, उसको -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसीलिए इसको अगर ऐड कर देंगे तो कम से कम 0 तो आएगा, निगेटिव तो नहीं आएगा। अगर मान लो कि मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो गया किसी बॉडी का तो वहां पे टेम्परेचर कितना होगा, -273.15। अगर इसी को यहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो कम से कम 0 आएगा, और उसके बाद ऊपर जितना जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे 273.15 को ही ऐड किया जाता है, क्योंकि केल्विन के द्वारा क्या फाइंड किया गया, लोएस्ट टेम्परेचर -273.15 किसी भी बॉडी का। कब? जब उसका मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता, और उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। उसी को बोलते हैं क्या, एक टर्म आता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं? जहां की बॉडी के मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाए, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये सब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं।
ये टोटल टू टोटल बात टेम्परेचर पे है। टेम्परेचर की बात खत्म नहीं होती है। टेम्परेचर को बोला जाता है कि टेम्परेचर, वर्ल्ड में जो भी चीज एग्जिस्ट करता है उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वाले बंदे बोलेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले बोलेंगे कि मैंने एटीएम बनाया, मैंने एटीएम बनाया। कंप्यूटर साइंस वाले प्रोग्रामिंग किए होंगे, वायरिंग किए होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले कुछ ना कुछ वो लोग किए होंगे एटीएम में। लेकिन क्या एटीएम में जब लगा हुआ है एटीएम, तो उसको ऑपरेट करने के लिए उसका एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी लगा होता है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी पैसा निकालने जा रहा है, उसके लिए वो एसी लगा होता है। वो आदमी भला ही समझता है कि मेरे लिए एसी लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसी किसके लिए लगा हुआ है? उस मशीन के लिए लगा हुआ है, ताकि उसका एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन हो सके। नहीं अगर सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन होगा तो वो मशीन हैंग कर लेगा, काम करना बंद कर देगा, उटपटांग काम करेगा, साफ बात है। तो वो एसी क्यों लगा हुआ है? टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड कंडीशन ऑफ द एटीएम, इसलिए लगा होता है, ना कि आदमी जो निकालने जा रहा है वो। तो टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट है कि ना चाहते हुए भी हर एक आदमी इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो कंप्यूटर साइंस वाले बोलते हैं कि मैं एटीएम बनाया, मैं लैपटॉप बनाया, मैं कंप्यूटर बनाया, तो बिना टेम्परेचर को मेंटेन किए, बिना मैकेनिकल इंजीनियर का वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऑपरेट ठीक ढंग से कर पाए। इसलिए बोला जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एवरग्रीन ब्रांच, बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स। ओके, समझ गए? ये लैपटॉप में देखे हो नीचे फैन लगा होता है। आखिर फैन क्यों लगा होता है? जब इतने ही चालाक थे कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल वाले, तो बिना फैन के क्यों नहीं ऑपरेट करा दिए? क्योंकि उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जो भी चीज यहाँ पे है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे काम करती है। एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं रहेगी और लैपटॉप हैंग करने लगेगा। जो भी चीज है, ये है पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। टेम्परेचर की बात अगर इस तरह भी किया जाए, तो जैसे कि हम लोग ठंडा के दिन में जैकेट पहनते हैं। आखिर जैकेट क्यों पहनते हैं? मेरा बॉडी भी एक सर्टेन टेम्परेचर, जो कि 25 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कंफर्टेबल महसूस करता है एक जींस टी शर्ट में। ठीक है, मेरा बॉडी 25 टू 37 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर, लगभग टेम्परेचर है जिसमें कि कंफर्टेबल महसूस करता है। अगर उससे डाउन जाएगा या फिर उससे ऊपर जाएगा तो मेरा बॉडी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगेगा। ठंडा के दिन में हम लोग जैकेट क्यों पहनते हैं? जैकेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि मेरे बॉडी के द्वारा जो हीट रेडिएट कर रहा है ना, वो सराउंडिंग में ना जाए, उसको जैकेट द्वारा रोका जाता है और मेरा स्किन के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। क्योंकि -10 डिग्री 15 डिग्री तक जाता है, 4 डिग्री 5 डिग्री तक जाता है ठंडा में टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर डाउन चला गया तो मेरा बॉडी क्या हुआ? अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। इसलिए हम लोग जैकेट पहनते हैं, ताकि जैकेट कभी गर्मी नहीं देता है। गर्मी कौन देता है? मेरा बॉडी। जैकेट का काम है टू प्रिवेंट दैट हीट एनर्जी। जो भी मेरा हीट रेडिएट कर रहा है उसको रोकने का काम करता है जैकेट, और जैकेट के द्वारा रोक दिया जाता है और मेरा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वैसे ही क्या होता है गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, 40 डिग्री 42 डिग्री 45 डिग्री, तो हमको ये टी शर्ट पहन लेते हैं। टी शर्ट पहनते हैं तो क्या होता है? मेरा बॉडी और सराउंडिंग इंटरेक्ट करता है, तो मेरा जो बॉडी से टेम्परेचर निकल रहा है वो कहाँ पे सीधे निकल जाता है? सराउंडिंग। उसको रोकना नहीं पड़ता है। अगर उसको रोक दोगे तो तुम्हारा स्किन का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जितना रेडिएट कर रहा है उसको सराउंडिंग में जाने दो, तब जाकर के तुम कंफर्टेबल महसूस करोगे। ये है पूरा का पूरा टेम्परेचर का कहानी और मेरी जुबानी। ओके, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस तरह से पूरा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। ये है इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा क्लिप, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बाकी सिस्टम सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, लॉ के बारे में। अगर आप लोगों को कोई ऐसा चीज चाहिए, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए, वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक पे जिस पे डाउट हो, तो कमेंट में लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मैं स्पेशली वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा। ओके, ये है थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन। दिस इज ऑल अबाउट। एंड कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जान होता है और बोला जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स से कोई आज तक बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि थर्मोडायनेमिक्स को
बाकी साइंस से अलग करता है। और टेम्परेचर न चाहते हुए भी सारे के सारे जो भी संसार में मौजूद हैं, जो भी डिवाइस है, वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही मेंटेन रहना चाहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। और ऐसे तो बना ही रहे हैं हम। थर्मोडायनेमिक्स का ये इंट्रोडक्शन हुआ, अगला वीडियो आएगा सिस्टम सराउंडिंग पे, इसके बाद लॉज पे आएगा, इसके बाद एंट्रोपी पे आएगा। सारा डिस्कस करेंगे, विथ न्यूमेरिकल करेंगे। जो भी जेई वगैरह क्वेश्चन आता है, स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, गेट लेवल पे आता है, सारा क्वेश्चन डिस्कस इस चैनल पे होगा, पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। ओके, सो थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।